दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में स्वागत है। आज हम जो है कि क्लास फिफ्थ चैप्टर 5 नन्हे फनकार के जो है कि कहानी जो है उस कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसमें जो है कि अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हुए हम जो है कि इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि नन्हे फनकार कहानी का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य ये है कि हमें जो है ना सदा व्यवहार कुशल रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कि हमें जो है ना सदा ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए जो है कि तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, और ताकि अपने जीवन में हम आए हुए अवसरों से वंचित ना हो सके। ठीक है, अवसर का मतलब कि जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती हैं उनसे वंचित यानी कि उनसे दूर ना रह सके। ठीक है, तो इस कहानी का मेन उद्देश्य ये है। अब केशव की घंटिया में क्या है भैया, देख लेते हैं। प्रश्न 1, माशाअल्लाह, ये घंटिया कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? तो पहला ऑप्शन ये है कि केशव के काम की तारीफ में कही होगी, यह जानने के लिए कि घंटिया कितनी सुंदर है इसलिए केशव से बातचीत शुरू करने के लिए कही होगी, या घंटिया किसने बनाई है जानने के लिए की होगी, या क्योंकि यह उन्होंने यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां नहीं बजा सकता, या इसलिए कही होगी कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो, या इसलिए कही होगी जो आप बता दो भाई। तो भाई उत्तर ये है इसका कि ड, इसका उत्तर ड है, क्योंकि अकबर को यकीन ही नहीं हुआ कि भैया 10 साल का बच्चा जो केशव है इतनी सुंदर घंटियां भी बना सकता है। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कही। अब देख लेते हैं भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। तराश रहा का मतलब ये होता है कि भैया किसी पत्थर पर मतलब कि लोहे की रॉड से लेकर के उसको पता नहीं क्या कहते हैं भैया, खुरपी कहते हैं कि छैनी कहते हैं, छैनी, हाँ छैनी कहते हैं, छैनी और हथौड़ी की मार से कोई फूल बनाना। ठीक है, या कड़ियाँ बनाना या घंटियाँ बनाना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि उसके द्वारा तराशी तराशी जा रही घंटियाँ और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाना। अब आपको ये अपनी कॉपी में बनाना है, तो तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है? ठीक है, जिसमें नक्काशी की गई हो, संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। ठीक है, तो ये आपको स्वयं अपने आप से करना है। फिफ्थ में आपको एक बता देता हूँ कि आपको ना जा करके कोई इमारत देख लेनी है। ठीक है, अब ये नहीं कि भैया अपने घर की या अपने घर के पड़ोस की इमारत देख ली, अब उसमें कोई नक्काशी थोड़ी हो रखी है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप ताजमहल देख लेना। ठीक है, आपके घर पे आसपास कोई जो है कि विश्व प्रसिद्ध स्थली होगी। ठीक है, कोई प्रसिद्ध स्थान होगा, कोई बिल्डिंग होगी, उसको देख लेना। ठीक है, उस पर कोई ना कोई जो है कि तराशई की गई होगी, उसको देख करके आपको उसकी फ़ोटो ले लेनी है। ठीक है, और उसको दीवार पर चिपकाना है क्लासरूम में। ठीक है, तो ये आप करोगे। अब आना जाना में क्या है भैया, देख लेते हैं। प्रश्न 1, केशव के पिता गुजरात से आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथी के माता पिता भी कहीं जो है कहीं और से आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते होंगे। तो उत्तर इसका ये है कि भाई सामान्य तौर पर ऐसे करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होता है वह है उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति। यानी कि भाई देखो, मैं जैसे मान लो कि मैं गांव में रहता हूँ। ठीक है, तो गांव में भाई उतनी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, ना तो यहाँ हॉस्पिटल है, ना तो यहाँ पढ़ाई के कोई अच्छे संसाधन उपलब्ध है, ना ही रोजगार के संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। तो भाई मेरे को ये सब प्राप्त करना है तो मेरे को कहीं तो जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आ गया दिल्ली आप लोगों के पास। ठीक है दोस्तों, अब कहानी से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे कि अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। मैंने बताया था ना, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर चीखा था और अकबर इस समय बच्चे की जो है कि तराशी हुई चीज़ों को देख रहा था, उसे बड़ा ही आनंद आ रहा था, और वो जिस स्वर में बच्चे से बात कर रहा था अकबर को ये अच्छा नहीं लगा। तो फिर भी उत्तर देख लेते हैं कि अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह नन्हे केशव से इत्मीनान से बातें करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि लगता है बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब था?
उत्तर देख लेते हैं कि यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब था कि किसी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली आदमी से, यानी कि अकबर के बारे में बात हो रही है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि खरगोश की सी कतार आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। ये मतलब कि हमारी जो हमने पाठ पढ़ा ना, तो उसमें पंक्ति है, तो ऐसे ही कुछ आपको भी उदाहरण बताने हैं। तो उत्तर में हमने बताया कि कोयल जैसी आवाज़, शेर जैसी दहाड़, गाय जैसी सीधी, घोड़ा जैसा अड़ियल, हाथी जैसी मस्त चाल। अब देख लेते हैं भैया अगला क्वेश्चन कि अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उसे संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा। तो भाई इसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि केशव जो है ना सोचता है कि यार ये तो इतना बड़ा आदमी है और ऐसा नीचा काम क्यों करेगा ये आदमी, इसके पास धन दौलत शोहरत सब तो है, तो ऐसा क्यों करेगा। ठीक है। तो उत्तर देखते हैं कि भैया केशव को संदेह इसलिए और था क्योंकि उसके हिसाब से बादशाह के पास नक्काशी सीखने से भी ज़्यादा कई महत्वपूर्ण कार्य होते होंगे, उनके लिए वह कार्य करना अधिक ज़रूरी नहीं है, यानी निम्न है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह से काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर का कारण जरूर बताना है। ठीक है आपको। तो उत्तर देख लेते हैं कि इस उम्र के बच्चे इस तरह के काम से जुड़े ठीक नहीं लगते। ठीक ठीक है। क्योंकि यह उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की होती है और इतनी उम्र में काम में लग जाने के कारण उनका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, यानी कि बंद जाता है, कम हो जाता है, कम रह जाता है। अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है। अब भैया क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं कि केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे पहले क्या कहता होगा। कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो भैया क्या है उत्तर देख लेते हैं कि केशव सबसे यही कहता होगा कि आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा कि मुझे भी सिखाओ भैया। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। सीखने के दौरान उन्होंने मुझे जी हुजूर भी कहा। मतलब कि बादशाह अकबर देखो कितना अच्छे व्यवहार का आदमी है कि उसे जो है कि बच्चों से बात करने का तरीका बताया। नहीं तो उस समय तक के जो बादशाह थे मुगल काल के, उन्हें तो बच्चों से बात करने का तरीका भी नहीं पता होता था। ठीक है। अब उन्होंने मुझे काम जारी रखने के लिए कहा तथा कारखाने खुलने पर वह मुझे काम पर रख सके। ठीक है। मतलब अकबर ने जो है केशव को कहा कि तुम अपना काम जारी रखना। ठीक है। और जब मेरा जो है कि नया कारखाना सीकरी में खुलेगा, यानी फतेहपुर सीकरी जो नया नगर नया बसने जा रहा था, तो मैं उसमें जो है कि तुम्हें जो है काम पे रखूँगा। तो वह मुझसे बड़े प्रभावित थे, यहाँ पे केशव कह रहा था। अब शब्दों की निराली दुनिया। अब देखते हैं भैया इसमें क्या है कि प्रश्न एक का क्या कह रहा है भैया। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भैया नक्काशी जैसे कुछ काम को आपको जो है कि चूज़ कर लेना है। ठीक है। और उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले यूज़ होने वाले जो है कि टूल्स है, औजार है, उनको भी जो है कि आपको नोट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद ख क्या कह रहा है कि छैनी हथौड़ा तराशना किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकान और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे कि आरी। अब लकड़ी से जुड़े मैं आपको शब्द दे रहा हूँ लकड़ी की दुकान से, जैसे कि आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सुर्त। ठीक है। अब ग क्या कह रहा है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और उन पर भी बातचीत करनी है। हो सकता है कि भाई जो भी मैंने आपको ये शब्द बताया ना, लकड़ी की दुकानदारी में कौन से जो है कि औजार इस्तेमाल होते हैं,
तो यहाँ पे जो मैंने बताया, हो सकता है कि आपके इलाके, आपके शहर में इसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाना जाता है। तो देखते हैं भी उत्तर क्या है क का, कि बढ़ईगिरी में प्रयुक्त होने वाले औजारों के नाम। ठीक है, क्या क्या है अब देखते हैं भाई, कि हथौड़ी, लकड़ी या दीवार में कील ठोकने के लिए। ठीक है। आरी, लकड़ी काटने के लिए। पेचकस, पेच कसने या निकालने के लिए। बर्मा, छेद करने के लिए। रंदा, लकड़ी की घिसाई करने के लिए। ठीक है। और बाकी जो ख और ग बताया ना, क्योंकि भैया उसके अंदर तो आप लोगों को जो है कि लकड़ी की दुकान में प्रयोग होने वाले औजारों के बारे में जानना है। ठीक है, ख में तो ये आपको स्वयं करना है। और मान लो कि हो सकता है कि जो मैंने आपको ऊपर लकड़ी की दुकान में यूज़ होने वाले औजार बताए हैं, और वो आपके इलाके शहर में कुछ और नाम से जाने जाते हों, तो गांव में भी वो आपको स्वयं करना है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि कटाव शब्द कट, कटाव शब्द जो है ना कट क्रिया से पैदा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना, कट जो है ना एक क्रिया है, तो उससे पैदा हुआ है कटाव। ठीक है। नीचे लिखी गई संज्ञाएं किन किन क्रियाओं से बनी है, आपको ये बताना है। इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। तो आपको ये संज्ञाएं तो बतानी ही है, इनका अर्थ तो बताना ही है, और साथ में इनको वाक्य में भी पूरा प्रयोग करना है। अब जैसे कि यहाँ पे पता है कि इनसे रिलेटेड आपको बताना आता है, जैसे कि चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाओ। तो भाई जैसे कि चुनाव है, तो चुनाव है तो इसकी क्रिया होगी चुनना। और इसका वाक्य हम कैसे प्रयोग करेंगे, कि आज वर्ग शिक्षकों ने मॉनिटरों का चुनाव किया। ठीक है, यानी कि आज जो है शिक्षक ने मॉनिटर का चुनाव किया। अब पड़ाव जो है कि संज्ञा है और क्रिया क्या है, पढ़ना। तो अगले पड़ाव में मेरा घर है। ठीक है। अब बहाव संज्ञा है और इसका क्रिया है बहना, जैसे कि पानी का बहना तेज है। और इसी तरह संज्ञा है लगाव, तो उसकी क्रिया क्या होगी, लगना। तो माता पिता को अपनी संतान से बहुत लगाव होता है। अब भैया क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कि लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। अब रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है। ठीक है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे कि ये जो है ना रेखांकित का मतलब कि बुदबुदाई के नीचे एक लाइन खींच दो, तो वो हो गई रेखांकित। तो उसका मतलब क्या भी है आपको ये बताना है। और साथ ही जो नीचे भी अन्य जैसे शब्द दिए गए हैं, कि जैसे फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, इसका भी आपको अर्थ बताना है। तो देखिए उत्तर में हम देखते हैं कि फुसफुसाना, फुसफुसाना का मतलब होता है कि भैया धीरे बोलना है। जैसे कि कान में आप फुसफुसाते हो ना अपने दोस्तों की, कि आज तो ये काम करके नहीं लाया, टीचर से बहुत बड़ी मार खाएगा, बहुत बुरी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि धीरे से धीरे 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 कोई बात कहना। ठीक है। तो इसमें वाक्य क्या बनेगा, कि उसने फुसफुसा कर मेरे कान में अपनी गलती के बारे में बताया। ठीक है। अब बड़बड़ाना देखते हैं। तो बड़बड़ाने का मतलब होता है गुस्सा या क्रोध में कुछ कुछ बोलना। जैसे कि भाई क्या होता है कि आप जो है कि आपके मम्मी पापा आपको कभी डांट देते हैं, तो आप कितनी गंदी बात है कि बड़बड़ाते हो क्रोध में, कि हाँ नहीं तो बार बार मेरे को डांटते रहते हो, मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे देखने ही देते। और जो है कि हर समय मुझे होमवर्क कराते रहते हो, हर समय बोलते हो कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि क्रोध में कुछ ना कुछ बोलना। तो इस पे वाक्य का बनेगा, कि नौकरी से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगे। मतलब नौकरी में गलती होने से अच्छा सॉरी सॉरी, नौकर से गलती होने पर दादाजी बड़बड़ाने लगे। ठीक है, यानी कि गुस्से से क्रोध से बोलने लगे। अब भुनभुनाना यानी धीरे धीरे जली कटी सुनाना। ठीक है, स्पष्ट बोलों में। ठीक है। तो भैया भुनभुनाना ये होता है कि भाई जैसे कि मान लो, जैसे कि ऊपर ही देख लो है, कि जैसे कि नौकर ने क्या किया, दादाजी के जो है कि खाने में ज़्यादा मिर्ची डाल दी। तो जो है कि दादाजी भुनभुनाने लगे। ठीक है, धीरे धीरे बोलने लगे, क्योंकि धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं बेचारा जो है घर छोड़ के ही ना चल जाए। तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि हाय, हाय मर जाना, मेरे ही खाने में इसको इतनी मिर्ची डालनी थी, कीड़े पड़े इसे, नाश पीट जाए इसका, दुष्ट कहीं का। तो इसे धीरे धीरे जलीकट्टी सुनाना कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर चार, की बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजेरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने। मतलब कि यहाँ पे जो वो था ना पहरेदार, तो पहरेदार ने ये शब्द बेवकूफ़ खड़ा हो हुजूर आला के सामने की जरूरत कैसे की, केशव को कहा था।
ठीक है। तो महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा होगा क्योंकि बादशाह के सामने बैठे रहना उसका अपमान करने जैसा है। हो सकता है कि भाई, हो सकता है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। हो सकता है भाई। अब पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा ना कि भाई देखो कि भाई जब कोई आपके घर में नौकर होता है, ठीक है, तो नौकर क्या करता है अपने मालिक के सामने जो है कि किसी दूसरे आदमी को, अपरिचित आदमी को या उससे छोटे आदमी को डांट देता है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जो है ना अपने मालिक के सामने जो है कि अपनी वफादारी दिखाना चाहता है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम कुछ जो है कि इसके इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग करेंगे, तो देख लेते हैं। अभी फनकार का मतलब क्या होता है? जैसे कि नन्हे फनकार इस कहानी का शीर्षक है पाठ का। तो फनकार का मतलब होता है कलाकार। बुदबुदा यानी धीरे धीरे बोलना, ठीक है, आहिस्ता बोलना। उकेरना यानी उतारना होता है, ठीक है। उसके बाद संगत राज का मतलब होता है साथ में काम करने वाले। बारीक का मतलब होता है महीन, पतला। नफीस का मतलब होता है सुंदर, निर्मल, कोमल। पुश्तैनी का मतलब होता है खानदानी, पैतृक। जैसे कि आप अपने पापा के साथ रहते हो उनके घर में, तो उनका एक घर जो है गांव में भी है, तो वो आपकी पुश्तैनी पैतृक जो है कि संपत्ति है। फिर उसके बाद होता है कि अंग रखा। अंग रखा मतलब ये होता है कि पुरुषों का लंबा पोशाक या कुर्ता। फिर पजामा होता है पजामा होता है पोशाक। पजामा एक पोशाक होती है जो कमर से नीचे पैर ढकने के काम आती है। आप भी पजामा पहनते होंगे या पापा को पहने देखा होगा, दादाजी को कभी। उसके बाद आहट। आहट आहट आप देख सुनते हो, आहट पहले एक शो आता था डरावना सा, लेकिन आहट का मतलब ये नहीं है। आहट का मतलब है आवाज़। उसके बाद तल्लकी। तल्लकी का मतलब होता है कड़वापन, कटुता, तपाक से, ठीक है, मतलब कड़वेपन से बोलना। फिर घूरते हुए। घूरते हुए यानी कि गौर से देखते हुए। फिर ज़रूरत का मतलब होता है कि ज़रूरत कैसे हुई तेरी, साहस कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई, बादशाह के सामने बैठा हुआ है, खड़ा हो, ठीक है। फिर बदहवासी। बदहवासी का मतलब होता है व्याकुलता। व्याकुलता मतलब जल्दीबाजी या बेहोशी, ठीक है। उसके बाद दखल अंदाजी का मतलब होता है कि बीच में आ पढ़ना या बोलना, ठीक है। जैसे बादशाह और जब वो केशव बात कर रहे होते हैं, अकबर और केशव बात कर रहे होते हैं, तो पहरेदार बीच में दखल अंदाजी दे देता है, ठीक है, बीच में बोल देता है, तो उसको बोलते हैं। अब खींच कर क्या मतलब होता है? यानी खिन्न होकर, यानी कि नाराज होकर। जैसे कि बादशाह ने पहरेदार को नहीं बोला कि खिन्न खिन्न होकर के बोले जाओ यहाँ से, खींच कर बोला जाओ यहाँ से। फिर अनबने भाव से। अनबने भाव का मतलब होता है कि अनिच्छा से। जैसे कि भाई मेरा जो है कि मन नहीं है आपको पढ़ाने का, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि भैया आज मेरा जो है ना अनबने भाव से आपको पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, यानी कि मेरी इच्छा नहीं हो रही, ठीक है। अब इच्छा ना होने यानी अनिच्छा हो जाता है। अब कौतूहल। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप सोच रहे होगे कि भैया कौतूहल का मतलब तो जिज्ञासा होता है, तो आप सोचोगे कि अब नेक का मतलब क्या होता है? यानी कि नेक का मतलब आपके जानने के लिए आपके मन में जो है कि क्यूरोसिटी पैदा हो रही होती है, जिज्ञासा पैदा होती है, तो कौतूहल को कहते हैं जिज्ञासा। अब नेक का मतलब क्या होता है? अच्छा इंसान, सच्चा इंसान। फिर लाडला का मतलब क्या होता है? प्यारा या दुलारा। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, आज हमने कक्षा 5 के 4th चैप्टर नन्हे फनाकार को भी कर लिया, ठीक है। इसके हमने जो है कि इम्पोर्टेंट जो है कि वो जान लिया कि इसका पाठ में जो है कि सार क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन हम आंसर भी कर लिए, और साथ में फिर हमने ये भी कर लिया अपना वर्ड मीनिंग इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों इस तरीके से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।